सर हम सभी के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। This call is now being recorded. हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विश्वविद्यालय के सपनों को एक वास्तविक क्रांति में परिवर्तित करने का हुनर रखने वाले, हम सभी में कार्य व जीवन के प्रति उत्साह भरने वाले हमारे मार्गदर्शक, हमारे डॉक्टर नवीन चंद्र भट्ट सर, विभागाध्यक्ष योग विभाग। सर आपका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ हमारे कुछ अन्य अतिथि भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे अन्य अतिथि जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विनोद नौटियाल सर, केंद्रीय विश्वविद्यालय एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्रोफेसर नीरज तिवारी सर, निदेशक एसएसजे परिसर अल्मोड़ा से हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। सर आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्रोफेसर डीएस पोखरिया सर, पूर्व निदेशक एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा से हिंदी विभाग के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के लिए स्वस्ति वाचन के लिए मैं अपने सभी गणमान्य अतिथियों से अनुमति लेना चाहती हूँ। सर आप अनुमति प्रदान करें तो हम स्वस्ति वाचन का क्रम आरंभ करें। हमारे गणमान्य अतिथियों में से कोई भी हमारे एक गणमान्य अतिथि हमें अनुमति प्रदान करें स्वस्ति वाचन के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण हम सभी के परम स्नेही परम आदरणीय हमारे साथ हमारे अन्य अतिथि जुड़ रहे हैं। श्री गणेश भट्ट पौड़ी गढ़वाल सर, ये सर पूर्व पौड़ी कैंपस रहे हैं, योग विभागाध्यक्ष रहे हैं। सर का भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हम स्वस्ति मंत्र का वाचन करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न शाक्रियो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम विश्वानि देव सवितरि दुरितानि परासुवं, यद्भद्रं तन्यासुवम्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। स्वस्ति वाचन के भाव के साथ हम आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी अतिथियों के साथ साथ मैं अपने समस्त योग शिक्षकों, प्रशिक्षकों, विद्यार्थी गणों सभी का हमारे आज के इस कोरोना को मात योग के साथ आओ हम सब योग करें अभियान में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं कार्यक्रम की भूमिका बताने के लिए निवेदन करना चाहूंगी हमारे विभागाध्यक्ष योग विभाग डॉक्टर नवीन चंद्र भट्ट सर से। सर आप हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्य और उसकी भूमिका पर प्रकाश डालें।
Over to you, sir. डॉक्टर नवीन भट्ट सर, आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir, you are audible. धन्यवाद 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 मोनिका जी। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के माननीय मंत्री जी, जो आज के इस कार्यक्रम में आओ हम सब योग करें अभियान के मुख्य अतिथि हैं और अभी क्षेत्र में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्षेत्र में, आपदा के कारण वो इस कार्यक्रम से जल्दी ही हमारे बीच में जुड़ेंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि यशस्वी ऊर्जा वान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जिनका स्नेह हमको लगातार मिलता रहता है, और हम सबके मार्गदर्शक शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय आओ हम सब योग करें अभियान, जिनकी प्रेरणा से संचालित किया जा रहा है। हम सबके आदरणीय कुलपति प्रोफेसर NS भंडारी सर, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में जिनका मार्गदर्शन हमको मिलना है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मर्म चिकित्सा को पहुंचाने वाले और जिनका स्नेह मार्गदर्शन निरंतर रूप से हमको मिलता रहता है। सर के यहाँ शायद किसी प्रकार की टेक्निकल इश्यू होने की वजह से सर से हमारा कनेक्शन कट गया है। HOD सर। हाँ मैम, नमस्कार। यस सर, यस प्लीज। मैम मैं अधिकारी। मैम बस मंत्री जी कुछ ही देर में हमसे जुड़ने वाले हैं। उन्होंने अभी डॉक्टर नवीन भट्ट से लिंक मांगा हुआ है। जी सर। तो जब तक आप कार्यक्रम प्रारंभ करें, जैसे ही उनको नवीन सर लिंक दे पाएंगे वो आपसे दोबारा जुड़ जाएंगे। जी जी, धन्यवाद सर। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि आज की परिस्थितियां हम सभी के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। हाँ यस सर, यस। हमारे बीच में सर उपस्थित हो चुके हैं। मोनिका जी, यस सर। दरअसल मैं व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी के द्वारा लिंक मांगी गई थी, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यह आओ हम सब योग करें अभियान में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान उच्च शिक्षा मंत्री, जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहता है। हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर NS भंडारी सर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मर्म चिकित्सा को पहचान दिलाने वाले और जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहता है, ऐसे आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुनील जोशी सर, और उनके साथ ही सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हमारे साथ ही आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के प्रोफेसर सुनील जोशी सर के साथ ही योग के एक तरीके से जिनको स्थापित करने का श्रेय जाता है, पूर्व में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में योग विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष, उसके बाद पतंजलि विश्वविद्यालय में योग विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष, अब वर्तमान समय में शूलिनी विश्वविद्यालय में डीन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे मेरे मार्गदर्शक प्रोफेसर GD शर्मा सर, प्रोफेसर महेंद्र सिंह सर, डॉक्टर विकास रावत जी, डॉक्टर मेरे गुरु डॉक्टर विनोद नौटियाल जी के साथ ही मैं सभी मेरे परम मित्र पौड़ी से, श्रीनगर गढ़वाल से, पौड़ी कैंपस के पूर्व के
विभागाध्यक्ष श्री गणेश भट्ट जी, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले गत वर्षों से योग विज्ञान विभाग सामाजिक जन उपयोगिता को देखते हुए, समाज की आवश्यकता को देखते हुए योग जन जन तक पहुंचे, इस दिशा में पूरे विश्व भर के लोगों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में निरंतर काम कर रहा है। हेलो, सर के पास आवश्यक कॉल आने की वजह से बीच में ही थोड़ा व्यवधान आया है। हम कुछ क्षण प्रतीक्षा करते हैं। जल्दी ही सर जुड़ने वाले हैं आप। हमारे आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी। सर हमारे मंत्री जी न केवल उत्तराखंड में ही चर्चित हैं, जुड़ने वाले हैं। जैसे ही मंत्री जी जुड़ जाएंगे उसके बाद मंत्री जी से बात होगी। ओके सर, तुरंत ही सर आपसे जल्दी मिलेंगे। हमारे मुख्य अतिथि न केवल उत्तराखंड में चर्चित हैं, अपितु देश भर के युवाओं में उनकी ख्याति फैली हुई है। उनके कार्य, चाहे वो पिछले कार्यकाल के रहे हों या इस कार्यकाल के हों, उनके कार्य सबसे सर माननीय मंत्री जी मोनिका जी रघुवीर बिष्ट जी की आईडी से आएंगे। मेरा जो भी उसको ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा निवेदन है कि मंत्री जी के यहाँ पर क्षेत्र में है और नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। और माननीय मंत्री जी के निजी सहायक का कहना है कि रघुवीर बिष्ट जी की आईडी से आ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि योग विज्ञान विभाग एक आओ हम सब योग करें अभियान के माध्यम से समाज में निरंतर अलख जगाते हुए कई सालों से योग के शिविरों का संचालन, जागरूकता कार्यक्रम, अनेक प्रकार के सेमिनार, अनेक प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन समाज हित में करता आ रहा है। इस समय हम सब कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए पिछले 2 वर्षों से योग विज्ञान विभाग ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है और यह दूसरे वर्ष आज इस अभियान के साथ पूरे भारतवर्ष के अनेकों विश्वविद्यालय हमारे साथ जुड़े हैं। उसमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, एस व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलोर, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ ही अनेक विश्वविद्यालयों के लोग इस अभियान में जुटे हुए हैं और यह अभियान लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। और इसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम योग विज्ञान विभाग के फेसबुक पेज पर दुनिया के जो विशेषज्ञ हैं उनके व्याख्यानों का लाभ समाज को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। योग विज्ञान विभाग के 300 से अधिक प्रशिक्षक प्रतिदिन फेसबुक के लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से समाज को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही योग विज्ञान विभाग शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के द्वारा इस वर्ष योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर लोगों को सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना से अपने जीवन को चरितार्थ करने का प्रयास किया है, ऐसे विश्व भर के लोगों को एक मंच पर लाकर उनको सम्मान समारोह विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाना है। इसके साथ ही विभिन्न आयु वर्गों के लिए योगासन प्रतियोगिताएं, ताकि लोग योग के प्रति जागरूक होकर उसको जन जन तक वह पहुंचे, उसका लाभ उठाएं
और मेरा जी भैया जी, हाँ जी भैया जी, अच्छा अच्छा जी भैया जी, जी जी भैया जी, हाँ जी 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 भैया जी, मैं बता रहा हूँ। मोनिका जी, माननीय मंत्री जी रघुवीर बिष्ट नाम से आ रहे हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। थोड़ा ऑपरेट कौन कर रहा है? सर विश्वजीत जी को एक बार, विश्वजीत जी सुन रहे हैं? विश्वजीत जी, एक बार और ज्वाइन करने बोलिए। एक बार और वैसा एक बार और भेजो, कह रहे हो जी। वैसा भेज रखा है विश्वजीत जी। हाँ सर, ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन कर दिया कह रहे हैं। ठीक, जो आ रहे हैं अब चित्र दिख रहा है भैया जी, आगे हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है। जिस शरण का हमको इंतजार था, हमारे यशस्वी और हमारे मार्गदर्शक, जिनकी प्रेरणा से शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय काम कर रहा है, माननीय मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। और यह अभियान आओ हम सब योग करें अभियान जन जन तक पहुंचे और संपूर्ण भारतवर्ष के अनेकों विश्वविद्यालय इस अभियान के साथ जुड़कर कोरोना काल में समाज को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 300 योग प्रशिक्षक प्रतिदिन कक्षाएं लेते हैं। पूरे माह भर में 9000 कक्षाएं संचालित होंगी। फेसबुक के पेज पर 200 से अधिक विश्व भर के विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित होंगे। संपूर्ण विश्व के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास करते हुए उनका सम्मान समारोह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न आयु योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े, कोरोना जैसा रोग को हम मात दे सकें, विभिन्न प्रकार की योगासन प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसके साथ ही जो भी ट्रेनर हैं, जो प्रतिभागी करने वाले छात्र होंगे, उनको भी प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने हमेशा अपना आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बरसाया है। उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हम सबको अपना पूरी ऊर्जा के साथ हमको प्रेरित करते हैं। मैं सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी के मध्य एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी, हमारे सबसे चहेते, सबसे चर्चित, सबसे युवा उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार डॉक्टर धन सिंह रावत सर हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। सर का जो सपना रहा है पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के अनुरूप एक ऐसा विश्वविद्यालय गढ़ने का, एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाने का जो कि न केवल पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के हित के हेतु कार्य कर सके, अपितु समूचे राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर रहे। मैं मंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं सर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि हैं। सर आप हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर आप हमें मार्गदर्शित करें कि हम एक सकारात्मक तरीके से अपने कार्यों को सकारात्मक दिशा में किस तरीके से प्रेषित करें। सर आपसे निवेदन करती हूँ, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ, सर हमें अपने आशीर्वचनों के माध्यम से अनुग्रहित करें। जी अच्छा विश्वजीत जी माननीय कुलपति जी को जोड़ लो।
सर माननीय मंत्री जी तक आवाज पहुंच पा रही है? अभी वो एमसी पांडे सर को ओके सर, ओके। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के विशिष्ट आमंत्रित अतिथि डॉक्टर एमसी पांडे सर को, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रामनगर। सर, आप हमारे परम आदरणीय हैं, हमारे अभिभावक के रूप में कार्य करते आए हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। आपसे हमारा परम स्नेह रहा है, समय समय पर आपने हमें मार्गदर्शित किया है। सर, हमें कोविड महामारी के दौरान योग प्रशिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। आप हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। प्रोफेसर एमसी पांडे सर, हम सभी के मध्य हमारे मंत्री जी उपस्थित हो चुके हैं। हम सभी के मध्य हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी उपस्थित हो चुके हैं। हाँ, माननीय मंत्री जी बात करेंगे। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का हमारे आज के आओ हम सब योग करें अभियान में स्वागत एवं अभिनंदन है। सर का सदैव से सपना रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जो न केवल पर्वतीय क्षेत्र के लिए कार्य करे अपितु समूचे राष्ट्र के लिए उसके हित मोनिका के लिए जी, कार्य करे। जी मंत्री जी को बुला लो आप। जी अच्छा अच्छा जी मंत्री सर, मैं सर से निवेदन करना चाहूंगी, सर अपने आशीर्वचनों के माध्यम से हमारे आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मंत्री जी, माइक ओपन करा लो, माइक माननीय मंत्री जी, आपका माइक ऑफ है। ऑन कर दिया। यस सर, प्लीज, यू आर ऑडिबल। अच्छा। माननीय कुलपति हमारे डॉक्टर भट्ट जी और जो संचालन कर रहे हैं मोनिका जी और समस्त हमारे योग जितने भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। और मैं अभी बद्रीनाथ के रूट पे जा रहा हूं क्योंकि मैं आपदा मंत्री भी हूं और इसलिए मैं वहां जा रहा हूं, इसलिए कनेक्टिविटी की थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैं विधिवत कल या परसों आपके सेमिनार में भाग लूंगा। आज मैं अपनी ओर से आपको खाली शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे कुलपति जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डॉक्टर भट्ट जी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय में 4 चांद लगा रखे हैं और जो इन्होंने 1 महीने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया है। मैं अपनी ओर से एज ए मंत्री की ओर से आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं। मेरी ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और कल या परसों में विधिवत आपके सत्र में ज्वाइन करूंगा। ठीक है भट्ट जी? जी जी वैसा धन्यवाद वैसा बहुत यहाँ कनेक्टिविटी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे वैसा हम सब लोगों पर। ठीक है मेरी तरफ से हार्दिक आभार धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। हमारे बीच हमारे माननीय हमारे कुलपति जी, हमारे अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक हम सभी के बीच उपस्थित हैं। मैं सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सर, आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर एमसी पांडे सर से निवेदन करना चाहूंगी, सर आप कोविड महामारी के दौरान योग प्रशिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालें। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। आज शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के द्वारा जो योग से संबंधित कार्यक्रम 1 माह का प्रारंभ किया जा रहा है। 21 जून को हमारा विश्व योग दिवस होता है, उससे 1 माह पूर्व 21 मई से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है 1 माह का। तो इस अवसर पर इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर NS भंडारी सर, इस को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने
इस विलक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ करने में अपनी भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम को जो संचालित करेंगे डॉक्टर नवीन भट्ट साहब, जो कि हेड हैं, विभागाध्यक्ष हैं योग विभाग के, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें पूरे माह भर। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। बेहद ऊर्जावान व्यक्तित्व है उनका और समर्पित व्यक्तित्व है उच्च शिक्षा के प्रति। उच्च शिक्षा के अतिरिक्त भी आपके पास बहुत सारे काम हैं और जिसमें कि आजकल आपदा का बहुत बड़ा काम चल रहा है, तो आपदा प्रबंधन मंत्री भी आप होने के नाते आप लगातार उन कामों में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दिया। उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और साथ ही आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर सुनील जोशी साहब, माननीय कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि आपके श्री वचनों के बाद ही ये कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ होगा और सभी लोग पूरे प्रदेश में जो योग शिक्षक प्रशिक्षक हैं, लगभग 300 योग प्रशिक्षक पूरे विश्व को योग का ज्ञान देने का कोशिश करेंगे, योग का एक महत्व समझाने की कोशिश करेंगे और सभी को योग के कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे कोविड-19 के दौरान योग प्रशिक्षकों की भूमिका रखने के लिए मुझे दायित्व दिया गया है। तो कोविड की जो स्थिति है उससे हम सभी लोग भेज्ञ हैं और कोविड के बारे में ज्ञान हो या ना हो, मगर सूचना पूरे विश्व को बहुत सारी है। यहाँ तक कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी लोग ये जानते हैं कि कोविड-19 या कोरोना क्या है, कैसे हो रहा है, और उसकी बहुत भयानक स्थिति पूरे समाज में इसमें देखने को मिल रही है। अगर चिकित्सकीय रूप से देखा जाए तो शुरुआत में ये माना जा रहा था कि कोरोना कोई बहुत बड़ी चिकित्सकीय परेशानी नहीं है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी चीज जो हुई वो ये हुई कि इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, इसका फैलाव, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है और इसके साथ इतना विस्तार होने की वजह से इसको एक साथ ट्रीट करना, इसका इलाज करना मुश्किल हो रहा है। विश्व का कोई भी देश हो, चाहे वो विकसित देश अमेरिका, फ्रांस, इटली जैसे देश हो या हमारा विकासशील देश हो, कोई भी देश हो, कोई भी देश अपनी जनसंख्या के एक निश्चित अनुपात के आधार पर अस्पतालों का, डॉक्टर्स का इंतजाम करते हैं कि साहब कितने लोग एक बार में अस्पतालों की जरूरत कितनों को हो सकती है, इसके आधार पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन कोरोना एक ऐसी चीज है जो अचानक से आई, किसी प्रकार की रणनीति बनाने का, किसी प्रकार की योजना बनाने का कोई अवसर नहीं था, अचानक से सामने आई और रातों रात सबको जुटना पड़ा। आज स्थिति ये है कि देश की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, हमारे सारे डॉक्टर्स, सारा नर्सिंग स्टाफ, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी लोग हैं, समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े हुए जितने विभाग हैं, उनके कर्मचारी, उनके अधिकारी, सभी लोग पूरी निष्ठा से इस युद्ध के में को जीतने के लिए लगे हुए हैं और सब प्रयास कर रहे हैं किसी प्रकार से ये इस युद्ध को जीता जाए और समाज वापस पुरानी अपने हंसी खुशी वाली दुनिया में, बिना मास्क वाली दुनिया में वापस आ सके, सब लोग एक दूसरे से मिल सकें और पुराना जैसा वातावरण एक सौहार्दपूर्ण हो सके, ये भय का वातावरण समाप्त हो सके। तो इसमें स्थिति ये है कि समाज में बहुत तरह के लोग हैं। एक तरफ से मैंने जितने लोग बताए जो कि अनिवार्य रूप से फील्ड में हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, सभी लोग, समाज सेवी, पत्रकार, सभी लोग फील्ड में घूम रहे हैं। तो एक तरफ तो इनकी तरफ हमें ध्यान देना है, दूसरी तरफ घरों में जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना है। अब इन दोनों की तरफ देखते हुए हमें ये देखना है कि हम अपने को बीमार होने से कितना और कैसे और कब तक रोक सकते हैं। हम सारे यत्न करें, उसके बावजूद भी ये सुनिश्चित नहीं है कि हम इससे बच सकते हैं, लेकिन हम ये प्रयास अवश्य कर सकते हैं। सरकार ने
गाइडलाइंस जारी करी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब बातें कही हैं, हैंड सैनिटाइजेशन, सब बातें कही हैं और हम लोग उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ये आती है कि हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो हमारे पास मरीजों की संख्या बढ़ती है। हमारी व्यवस्था कब फेल होती है? हमारी व्यवस्था तब फेल होती है जब हमारे संसाधनों से ज़्यादा रोगी, संसाधनों से ज़्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर अव्यवस्थाओं का दौर शुरू होता है। तो हमारे पास काम करने वाले लोग बहुत हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, पूरा अपना सब समग्र रूप से वो जुटे हुए हैं, और दूसरी तरफ हमारे घरों में जो बहुत सारे बुजुर्ग बीमार, और किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनको बचा पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में सामान्य नागरिक की हैसियत से हमारा कर्तव्य केवल एक ही है कि हम स्वयं को सुरक्षित रखें। यदि हम स्वयं को भी सुरक्षित रखते हैं तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि अगर हम अपने को बचा लेंगे, या हम जैसे लाखों लोग अपने को बचा लेंगे, सामान्य नागरिक अपने को बचा लेंगे, तो अस्पतालों पर पड़ने वाले बोझ को हम कम कर लेंगे। तो इस तरह से जो लोग अस्पताल जाने के लिए मजबूर हैं, उन लोगों को अस्पताल में बेहतर इलाज मिल पाएगा, अच्छा इलाज मिल पाएगा। दूसरी तरफ हमारी असावधानी से एक जब अव्यवस्थाएं फैलनी शुरू होती हैं, तो सबसे बड़ा काम जो हुआ है इस बीच में वो हुआ है भय। पूरा समाज डरा हुआ है, हर व्यक्ति डरा हुआ है घर के अंदर। हम रोज अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, और अखबार और टीवी बंद भी कर दें तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी खोलते हैं किसी अपने, किसी मित्र, किसी परिचित, किसी परिजन के को खो देने का समाचार हम रोज पढ़ रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे हर दिन मुसीबत, मौत हमारे आसपास है। तो उससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ा है। तो ये जो इस समय स्थिति है वो ये है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, इन दोनों के प्रति जागरूक रहें। और ऐसी स्थिति में हमारे सामने आता है योग। योग वर्षों पुरानी विधा है, हजारों सालों पुरानी विधा है, और इसने सदा ही वैज्ञानिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी हमारे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी इज्जत, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हासिल करी है। हम सभी लोगों का योग के प्रति एक विशेष आदर है, लेकिन ये सिर्फ आदर दिमागों में ही है, हमारे व्यवहार में नहीं है। तो ये जो हमारे कार्यक्रम 1 महीने का चलने वाला है, इसमें हमारे जो योगाचार्य हैं, जो हमारे योग प्रशिक्षक हैं, उनका केवल यही प्रयास है कि योग को जन सामान्य से जोड़ा जाए। और जोड़ने का मतलब सिर्फ ये है कि लोग इसके नियमों को जान पाए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, योग का अर्थ है जोड़, और जोड़ में मतलब इसके जो जितने भी अष्टांग योग जिसको कहते हैं, तो 8 अंगों का योग जो है वो परफेक्ट योग बनता है, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, सब चीज आप लोग जानते हैं। अभी अधिकतम लोग योग से जुड़े हुए ही सेमिनार में हैं, और मेरे बाद विद्वान वक्ता को आना है, इसलिए वो क्षेत्र मेरा है भी नहीं, लेकिन इन सब चीजों को मिलकर के योग बनता है। हम कभी कभी किसी आसन को या प्राणायाम को ही संपूर्ण योग मान करके काम कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ नियमों की भी आवश्यकता होती है, जिंदगी के कुछ डिसिप्लिन की आवश्यकता भी होती है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो इन 30 दिनों में हमें ये सब जानने समझने का अवसर मिलेगा। हमारे योग के शिक्षक प्रशिक्षक इस पर काम करेंगे। हमारे योग के शिक्षक, पिछले दिनों भी हमारा प्रोग्राम चला था, उसमें भी हमें ये बताया गया था किस तरह से हम अपने को मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखें। तो उसमें उसके लिए भी बहुत सारे आसन हैं और बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी आपको इन दिनों में। तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों ही रूप से स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। ये स्वास्थ्य शायद अन्य चीजों के मुकाबले, अन्य भौतिक उपलब्धियों के मुकाबले बहुत आवश्यक चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये बात हम पिछले 1 साल में समझ पाए हैं। शायद अब हम लोगों को ये आभास होने लगा है कि हमारी भौतिक उपलब्धियों, हमारी भौतिक संपत्तियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए स्वास्थ्य है। क्योंकि पहले भी कहा गया था, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज लॉस्ट इज समथिंग इज लॉस्ट।
तीसरी चीज करेक्टर इज लॉस्ट, तो वो करेक्टर तो हमारा सबसे ऊपर की चीज है, और वो भी इस बीच में हमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी दिखी हैं जिसमें कि उसका भी हमें लॉस दिखा है। बहरहाल हम इस शिविर में जो कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिस चीज पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, वो है हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तो बहुत सारे आसन, बहुत सारे प्राणायाम और बहुत सारे नियम, क्योंकि जब तक हम नियम में नहीं आए, होता यह है कि हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी जानकारी नहीं है। पिछले 10 साल से बाबा रामदेव जी की कृपा से लोगों को योग का परिचय है, घर घर तक योग पहुंचा है, लेकिन हम लापरवाही में उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अधिकांश लोग जानते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, अधिकांश लोग जानते हैं कि कपालभाति कैसे की जाती है, लेकिन हम कितना करते हैं, हम कितना कर पाते हैं? इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हमें कई बार तो समय नहीं मिलता, कई बार हम आलस करते हैं, कई बार हम करना नहीं चाहते। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि हम अपने शरीर को छोड़ करके और बाकी अपने दैनिक कामकाज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि योग के माध्यम से हम वापस वहां पहुंचे जहां के लिए हम बने हैं, जिससे कि हम अच्छा काम कर पाएंगे। अगर शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो हमारा चरित्र भी उज्जवल होता है। हमारा चरित्र पिछले दिनों हम जो जैसे देखते आए हैं, बाजार में कई जगह खराब उदाहरण भी मिले हैं। हालांकि हमारे बहुत सारे स्वयंसेवियों ने अनूठे उदाहरण दिए समाज सेवा के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग, लेकिन बाजार है, कई जगह खराब उदाहरण भी मिले हैं, हमें उस पर नहीं जाना है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी योग के शिक्षक प्रशिक्षक हैं, ये बहुत बड़े समाज सेवक हैं, इनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं, जो बहुत बड़े मिशन पर निकले हैं और संपूर्ण समाज को अपने से जोड़ना चाहते हैं। इस अवसर पर एक बात अवश्य मैं रखना चाहता हूं कि योग हमारे विद्यालयों में विषय के रूप में अनिवार्यतः पढ़ाया जाना चाहिए, ये मुझे लगता है। और अगर ग्रेजुएशन लेवल पर इसको रख दिया जाएगा तो बहुत सारे विषय, तीनों ही फैकल्टी में, आर्ट साइंस कॉमर्स या इवन बीएड वगैरह में भी एक विषय के रूप में अगर योग को पढ़ाया जाने लगेगा, तो आगे के लिए हमारी एक अच्छी जनरेशन तैयार होगी, जो कि स्वस्थ शरीर वाली, स्वस्थ मस्तिष्क वाली होगी, और ये इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम में माननीय कुलपति जी भी हैं, और हालांकि अब तो विश्वविद्यालय के स्तर पर अल्मोड़ा और कुमाऊं दो अलग अलग हो गए हैं, लेकिन सभी विश्वविद्यालयों में अगर इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे तो योग को एक विषय, एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित किया जा सकेगा, और इसका लाभ संपूर्ण समाज को होगा, चाहे इवन नौकरी के हिसाब से कह लीजिए, स्वरोजगार के हिसाब से कह लीजिए, और सबसे बड़ी बात राष्ट्र के स्वास्थ्य के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। तो मैं इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का, हमारे सारे अतिथियों का, हमारे आयोजकों का, और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अवसर प्रदान किया। और मैं रामनगर कॉलेज चूंकि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ MA योग का कार्यक्रम भी है और PG डिप्लोमा इन योग का कार्यक्रम भी है। तो जब ग्रेजुएट लोग आएंगे योग लेकर के, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने में भी उन्हें आसानी होगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम हमें विभिन्न स्थानों पर चलाने की आवश्यकता है। एक बार फिर आपके प्रति मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके आशीर्वचनों से हम सभी स्वयं को गौरवान्वित व अनुग्रहित अनुभव कर रहे हैं। सर ने जहां हमें शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व बताया, वहीं सर ने मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आओ हम सब योग करें अभियान के मुख्य वक्ता, हम सभी के परम आदरणीय मर्म चिकित्सा, जो कि प्राचीन काल से पुराने शास्त्रों में कहीं खो चुकी थी, उसको फिर से आधुनिक युग में न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे परम आदरणीय डॉक्टर सुनील जोशी सर का। सर कुलपति हैं आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून में। मैं सर से निवेदन करना चाहूंगी, सर आप हम सभी को अपने आशीर्वचनों के माध्यम से अनुग्रहित करें। ओवर टू यू सर।
आदरणीय सुनील जोशी सर, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट हो रहा हूँ। हाँ, Yes, हेलो। sir. Yes, sir. प्रणाम सर। आप हाँ, yes. सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन हम सब योग करें आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मैं कुलपति महोदय प्रोफेसर भंडारी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पूरे योग विभाग का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम वर्तमान परिस्थितियों में एक संजीवनी की तरह पूरी मानवता की सेवा के लिए ये कार्यक्रम हो सकता है, क्योंकि आज समझ रहे हैं कि ये कोरोना एक महामारी के रूप में पूरे विश्व को परेशान कर रही है। मैं पहले एक छोटा सा आपको एक डेटा देना चाहूंगा कि हमारे देश की आबादी 135 करोड़ के लगभग हमारे देश की आबादी है और पूरे अमेरिका, पूरा यूरोप और बहुत सारे देश मिलकर, कई देश लगभग 40-50 देश मिलकर उनकी आबादी हमारे देश से कम है। और आज के वर्तमान संदर्भ में यदि हम आज भी दूसरी वेव के रूप में भी देखें, सकारात्मक रूप से देखें, तो जितनी भी हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, वैदिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वो घरेलू उपचार के रूप में आयुर्वेद की चीजें जो घर घर इस्तेमाल हो रही हैं और योग की परंपरा जो घर घर में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में योग से जुड़ा हुआ है, उसके माध्यम से आज भी भारत की स्थिति अन्य देशों से अच्छी है। यदि हम पूरे अमेरिका और पूरे यूरोप की स्थिति का आकलन करें और अपनी जनसंख्या के सापेक्ष उसको देखें तो हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा दायित्व आज हम लोगों के कंधे पे है, चाहे योग से संबंधित लोग हैं, आयुर्वेद से संबंधित लोग हैं, या वैदिक अन्य चिकित्सा पद्धतियों से, या हमारी जो भोजन की परंपरा है, ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, भोजनचर्या है, इससे संबंधित जितने भी जानकार हैं उन पर एक बहुत बड़ा दायित्व है कि हम अपने लोगों को अपने माध्यम से उसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। आप और हम लोग जानते हैं कि आज कोरोना बीमारी का सामान्य रूप से जो भी प्रोटोकॉल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लगभग 1 वर्ष में पता नहीं कितनी बार परिवर्तन हुआ और आज भी हम लोग जो वैज्ञानिक हैं वो किसी न किसी एक उलझन में है कि क्या सही इलाज इसका हो सकता है। और मैं समझता हूं कि अभी भी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कह सकें कि कोरोना को हम किसी औषधि के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। एक सर्वेक्षण हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया और ये जानना चाहा कि जिन लोगों को कोविड हुआ था उन्होंने किस तरह का उपचार किया। तो उसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे और उसमें जानना चाहा कि कितने लोगों ने एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का उपचार किया, कितने लोगों ने आयुष का उपचार किया, कितने लोगों ने योग का उपचार किया। तो ये जब डेटा मिला तो उसमें लगभग 33% लोगों ने एलोपैथिक उपचार किया, जबकि 15-16% लोगों ने आयुर्वेद का उपचार किया। और ये सभी लोग योग से कहीं ना कहीं जुड़े रहे। किसी ने छोटा मोटा कोई प्राणायाम जो जितना भी उसको आता था उसको किया, या टेलीविजन के माध्यम से देख के किया। लेकिन जब एक डेटा हम लोगों ने जो मिला उसमें लिखा जिन लोगों ने ये कंबाइंड थेरेपी की, कुछ एलोपैथिक दवाइयां ली और आयुर्वेदिक औषधियों का और योग का उपयोग किया, तो लगभग 59% लोग इससे लाभान्वित हुए। और एक बहुत बड़ी एक तरह से सूचना है कि हमारे लिए कि यदि हम योग और आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियों को इस कोरोना के प्रोटोकॉल से जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से हम एक बहुत बड़ी आबादी को मृत्यु से बचा सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के माध्यम से, योग विभाग के माध्यम से एक बहुत समय से योग के विषय में एक तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, एक मिशन के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है। और नियमित रूप जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनकी और बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन आज जो 1 महीने का कार्यक्रम है उसमें थोड़ा सा हम लोगों को कोरोना को ध्यान में रखकर कुछ अपनी एक तरह से योजना बनानी होगी और कैसे हम कोरोना के काल में कैसे हम इसका उपयोग करें ये देखना अपने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब आप समझ रहे हैं कि कोरोना में अन्नवय स्रोतस और प्राणवय स्रोतस मुख्य रूप से प्रभावित हो रहे हैं। और आज अभी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि एक ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के नाम से एक बीमारी जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर या औषधियों के प्रयोग से, एलोपैथिक औषधियों विशेष रूप से स्टेरॉइड के प्रयोग से जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ऐसी स्थिति में इन फंगस के रोगों की
महामारी के रूप में फैल रही है। तो कहीं ना कहीं योग और आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियों का बहुत बड़ा महत्व है कि हम कैसे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकें और अपने को कैसे स्वस्थ रख सकें योग के माध्यम से या आयुष की पद्धतियों के माध्यम से। हम जानते हैं कि प्राणवायु स्रोतस या जिसको हम कहते हैं लंग्स है या पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इस बीमारी के माध्यम से प्रभावित होता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने इस सिस्टम को मजबूत रखें और कैसे हम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को करें। 2-3 चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि योग के विषय में मैं तो सारे के सारे हमारे विद्वान साथी जुड़े हैं जो कि योग से संबंधित हैं, योग विषय के ज्ञाता हैं और योग को वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं। तो उनको पता है कि प्राणायाम के माध्यम से हम अपने प्राणवायु स्रोतस को मजबूत कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। यदि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको स्वस्थ रखना ये सबसे बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि हमारे पूरी आबादी का कुछ हिस्सा लगभग कुछ प्रतिशत लोग कोरोना से ग्रस्त हैं, लेकिन एक भय का वातावरण लगभग पूरी आबादी में है कि कब कौन व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त हो जाएगा इसका उसको पता नहीं है। तो एक मानसिक निश्चित रूप से भय के रूप में हम लोग जी रहे हैं। और आयुर्वेद में कहा गया कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्य कश्चानुबंधस्य पर्याय आयु उच्यते। जो लाइफ किसको कहते हैं, लाइफ स्पैन किसको कहते हैं, जिसमें शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इसमें चारों चीजों, कोरोना से हम लोग चारों चीजों में परेशान है। आपने देखा होगा कि हमारा शरीर एकदम तेजी से कमजोर होता है, शरीर प्रभावित होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स इससे प्रभावित होते हैं। इंद्रियों का भी क्या है कि आपने देखा कि आंखों में दिक्कत होने लगी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारी इंद्रियां, टेस्ट खत्म हो जाता है, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है, एक डिस्टेस्ट, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोरोना का एक मुख्य लक्षण है कि जो हमारी स्मेल है वो खत्म हो जाती है, हमारा टेस्ट खत्म हो जाता है। कोरोना को इस लक्षण से विशेष रूप से पहचाना जाता है। तो ये इंद्रियों से संबंधित है। आंखों में भी आप बहुत सारे हमारे कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे मरीज जब कोरोना से ग्रस्त होता है तो कहता है कि आंखों से दिखाई देने में दिक्कत होती है, धुंधला सा दिखाई देता है या कहीं और कोई दिक्कत होने लगती है। तो शरीर हो गया, इंद्रियां हो गई, कान में भी कभी कभी कुछ शब्द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आपको पूरे शरीर में होते हैं। इसी ढंग से जो तीसरी चीज है जिसको सत्व कहते हैं, सत्व मीन साइकी। और आप विशेष रूप से देखें कि मन में कितना भय है, इसको आप विभिन्न प्रकार के, यदि आप व्हाट्सएप पे देखेंगे या किसी और चीजों पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, इतनी नकारात्मकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, डर के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि हम लोग सभी, हर मानवता का में पूरी की पूरी डरी हुई सी मानवता है। इसीलिए सत्व की भी चिकित्सा होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ योग जैसी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से भी होता है। चौथी चीज जिसको हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहते हैं। देखिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी खास विषय पर सोचते रहेंगे कि शरीर पर ही ध्यान रखेंगे और आत्मा पे ध्यान नहीं रखेंगे, तो आत्मा के लिए क्या है, जो धारणा है, ध्यान है, समाधि है, ये हिस्से सारे के सारे हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि योग एक सर्वांगीण चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा चारों की बातें करते हैं और चारों की चिकित्सा हम कर सकते हैं। इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। और योग शिक्षक की या एक योग के साधक की इस समय बहुत बड़ी भूमिका है कि कैसे हम अपने को स्वस्थ रखें और कैसे समाज में फैली हुई नकारात्मकता को दूर करें और कैसे इन रोगों को, इस रोग से अपने को बचें और दूसरों को बचाने में सहायक हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम देखते हैं कि यदि हम प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे लंग पैरेन्काइमा है या जो हमारा लंग टिश्यू है वो हेल्दी रहता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, जो उसमें कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है उसको भी, जहां ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, जहां प्रॉपर सर्कुलेशन रहेगा, वहां पर एक्युमुलेशन ऑफ इन्फेक्शन होने की संभावना किसी तरह के भी, चाहे वो फंगस का हो, चाहे वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसके रहने की संभावना कम होती है। और यदि हमारे एक्सपेंशन ऑफ लंग ठीक से नहीं हो रहा है और कहीं किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लंग में प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं है या प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है तो उस जगह पर इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। और यही आज बहुधा हो रहा। आप समझ सकते हैं कि प्राणायाम श्वास की रोगों में या श्वास के जो श्वसन तंत्र है उनकी बीमारियों का सबसे महत्वपूर्ण उपचार है। उपचार ही नहीं, ये उसको ताकत देने का भी काम करता है, उसकी जो इम्यूनिटी है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी, उसको बढ़ाने का भी काम करता है। तो चाहे वो अनुलोम विलोम प्राणायाम के रूप में हो, चाहे पूरक रेचक, पूरक कुंभक और रेचक के रूप में हो, कोई भी प्राणायाम हो, उज्जाई प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। और इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये गले
जो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो गला और कंठ या और जो छाती में जब ये वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, हमारे ब्रेन में वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, तो हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कोरोना के दौरान होती हैं, उन सभी में ये योग की इस विधा का, प्राणायाम विधा का बहुत ज्यादा उपयोग हो सकता है। लेकिन इसको योग ये आवश्यकता है कि योग के जो हमारे शिक्षक हैं वो सही ढंग से किसी भी व्यक्ति को ये चीजें समझा सकते हैं। देखिए, कोई भी विज्ञान या 3 चीजों पे आधारित होता है। एक तो उसका सामान्य सिद्धांत कि योग का क्या सिद्धांत है कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे रोगों को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इसको यम नियम आसन, ये सारी की सारे जो अष्टांग योग हैं इनको कैसे पालन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हैं। आप सोचें कि सिर्फ हम आसन से ही ठीक हो जाएंगे जब तक यम नियम का पालन नहीं करेंगे। अब आप कहें कि भाई मैं सुबह 11 बजे उठूंगा, 12 बजे खाना खाऊंगा, 1 बजे नहाऊंगा, उसके बाद 2 बजे प्राणायाम करूंगा, तो मैं नहीं समझता कि योग के समस्त जो फायदे हैं वो आपको मिलेंगे। इसलिए यम नियम और जितने भी योग की विधाएं हैं उनका पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, और उसको जब तक आप उसको फॉलो नहीं करते तब तक उसके से पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो सकते। इसलिए आप यदि अष्टांग योग को पृथक पृथक करके टुकड़ों में यदि आप उसको प्रस्तुत करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये पूरा विज्ञान नहीं है। इस समय कोरोना के काल में सभी लोगों के पास पर्याप्त समय है और वो यम नियम का देखिए बाध्यता पूर्वक पालन कर रहे हैं। बाध्यता पूर्वक पालन का मतलब है क्या? यदि स्वेच्छा से नहीं भी कर रहे तो उससे मजबूरी में उनको इन सारी चीजों का पालन करना पड़ रहा है, शाकाहार लेना पड़ रहा है और ठीक ढंग से भोजन करना पड़ रहा है। समय से भोजन करते हैं, समय से जागते हैं, समय से सोते हैं। मैं समझता हूं कि इस समय हम लोगों के पास पर्याप्त समय है कि हम योग की प्रत्येक विधा से अपने शरीर को परिचित करा सकें और उसके लाभों से लाभान्वित हो सकें। दूसरी चीज, कुछ और चीजें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं जो सीधे कहीं ना कहीं सैकड़ों और हजारों लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हैं, तो ये संदेश बहुत लोगों तक पहुंचेगा। आज कोरोना के समय में जो इन्फेक्शन है वो एयर में है। अभी तक हम लोग कहते थे कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से है या टच से होता है। महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सह शय्या शनाश्चापी वस्त्र माल्यानुलेपनात्। इन्होंने कहा कि प्रसंग से सेक्सुअल इंटर कॉन्टैक्ट से, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात मीन शरीर के स्पर्श से, फिर निश्वासात सह भोजनात्, निश्वास मीन सांस से, जिसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ये रेस्पिरेटरी मतलब एक की सांस दूसरे की सांस से मतलब एक व्यक्ति को सांस छोड़ रहा है वही हवा यदि कोई दूसरा व्यक्ति लेता है या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उससे व्यक्ति को हो सकता है। और साथ खाने से, बहुत सारी चीजों को शेयर करने से, कपड़ा, आज सारी की सारी चीजों को हम लोग महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी परंपरा में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते थे। किचन में आप विशेष रूप से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं कहूं कि जितने भी हमारे बुजुर्ग दादा दादी पिता माता थे वो क्या करते थे कि अपनी रसोई में गोबर से लीपते थे, उसमें किसी का प्रवेश निषेध था, किसी को स्पर्श नहीं करते थे, बाहर से आते थे हाथ पैरों को धोते थे। और उसको हम लोगों ने कहीं छुआछूत और मनगढ़ंत चीजें या उसको अंधविश्वास या हम परंपराओं को कह के हमने उसको आज मतलब हटा दिया था। आज पुनः हम वो सारी चीजें स्वीकार कर रहे हैं। मैं एक जो जैसे मैंने कहा कि आज जो पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया है वो हमारे एटमॉस्फेयर में है, उसको दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें पुरानी अपनी परंपराओं में जिसमें यज्ञ की विधि होती थी वो सबसे महत्वपूर्ण है। यज्ञ के लिए भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और उसमें कुछ विशेष चीजें हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जब भी हम योग करते हैं तो उससे पहले यदि हम कोई हवन सामग्री इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसका धुआं प्राणायाम के माध्यम से यदि हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से उसका सकारात्मक प्रभाव होता है और वो वैज्ञानिकता से उसका प्रभाव होता है। तो कोई भी सिद्धांत विज्ञान से एक तरह से प्रमाणित होना चाहिए और उसकी अप्लाइड एस्पेक्ट होना चाहिए, व्यावहारिकता भी होनी चाहिए। तो सिद्धांत, विज्ञान और उसका व्यावहारिकरण, ये तीनों चीजें योग के माध्यम से की जा सकती हैं। और इसमें जब भी हम कोई योग अभ्यास करते हैं, योग को या प्राणायाम करते हैं, तो उससे पूर्व कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में उल्लेख किया है कि कैसे हम अपने ऑपरेशन थिएटर का, वस्त्रों का, शरीर के घावों का या अपने वातावरण का हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। उसके लिए 5-6 चीजों का उन्होंने वर्णन किया है। वो चीजें मैं समझता हूं कि सभी लोगों को उपलब्ध हो सकती हैं। जब भी हम योगाभ्यास करें उससे पहले गाय के उपले में या आम की लकड़ी या पीपल की लकड़ी को जलाकर उस पर उन चीजों का थोड़ा सा यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और हमारे एटमॉस्फेयर को भी ये जीवाणु, विषाणु और
फंगस से मुक्त करता है, इस चीज का प्रयोग करना है। उसमें नीम की पत्तियां होती हैं, सफेद सरसों होती है, गुग्गुल है, अगरूकास्ट है, वच है, और ये बाल छड़ जैसी चीजें जिसको हम जटामांसी कहते हैं, और बहुत सारी चीजें जो उपलब्ध हैं, जो हमारे सामान्य रूप से हमारे घर पर हमारे किचन में उपलब्ध होती हैं, कपूर के साथ, शुद्ध कपूर के साथ और शुद्ध गाय के घी के साथ यदि हम गोबर में जलाते हैं तो इससे जो धूम्र की उत्पत्ति होती है ये हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। और हम लोगों ने इसको अभयावरण नाम दिया है कि इससे हम अपने चारों तरफ एक वातावरण में एक अभय वातावरण, अभय आवरण की स्थापना कर सकते हैं और अपने पूरे परिवेश को, अपने स्थान को, अपने जहां प्रतिष्ठान को, अपने जहां हम लोग रह रहे हैं उस स्थान को इन चीजों से मुक्त रख सकते हैं। जैसा एक उदाहरण है कि यदि पूरे रास्ते में कहीं कांटे हैं तो आप पूरे कांटों पर कोई चादर या कोई एक चमड़े की सतह नहीं बिछा सकते, लेकिन अपने पैर पर आप चप्पल जरूर पहन सकते हैं, तो जिससे आप अपने को बचा सकें। इसीलिए जहां भी हम लोग रहते हैं तो उस जगह हम एक अभयावरण की स्थापना कर सकते हैं। इन योग की चीजों के माध्यम से, योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा एक छोटा सा उदाहरण है कि नाक में देखिए, ये जो वायरस है वो नाक से जाता है और ये फंगस भी नाक और मुंह से ही हमारे शरीर में, आंख से ये प्रवेश करती है। तो नाक में जो भी तेल घी हमारे घर में उपलब्ध होता है, सरसों का तेल है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके अतिरिक्त भी तिल तेल हो सकता है, नारियल का तेल हो सकता है, और अन्य कोई जो तेल या घी जो शुद्ध घी है उसका इस्तेमाल हम यदि नासा में करते हैं तो नेजल जो स्मेयरिंग होती है वो भी हमारे रोगों को बचाने में सहायक होती है। मुंह में बहुत सारी चीजों का प्रयोग, आज एक जो फंगस है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है फिटकरी का इस्तेमाल और सुहागे का इस्तेमाल, गेरू का इस्तेमाल और हल्दी का इस्तेमाल, सेंधा नमक का इस्तेमाल, और इसके साथ साथ सरसों के तेल का इस्तेमाल। यदि सरसों के तेल में सेंधा नमक और फिटकरी, फूली हुई फिटकरी मिलाकर यदि हम दंत मंजन करते हैं तो इससे भी बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। आपने नीम को देखा होगा कि इसको हम एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल एंड मतलब एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, बहुत सारी चीजों से संबोधित करते हैं और इसके बहुत सारे वैज्ञानिक गुण हैं और इसके चिकित्सकीय गुण बहुत सारे हैं। यदि हम नीम की दातुन प्रतिदिन करते हैं तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की संभावनाओं को हम लोग कम करते हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम अपने को ठीक रख सकते हैं। घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो भोजन में, औषधि के रूप में और व्यायाम के रूप में हम आसानी से उनका उपयोग कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि योग, प्राणायाम, आयुर्वेद और जितनी भी वैदिक परंपराएं हैं और जो हमारी जो पुरानी भोजन की विधियां हैं, जो हमारा पारंपरिक भोजन है, विशेष रूप से उत्तराखंड का भोजन और उत्तराखंड में होने वाली जो जड़ी बूटियां हैं उनसे संपृक्त, उनसे संस्कारित भोजन का प्रयोग यदि हम लोग करते हैं तो बहुत सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज बहुत सारे और लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। और मैं पुनः योग विभाग का और कुलपति महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आने का और अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत आभार आपका। जी मैं, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज के सेशन में बहुत ही अच्छी बातें बताई, किस तरीके से हम अपने शरीर और मन को शुद्ध रख सकते हैं छोटी छोटी घरेलू चीजों के माध्यम से, जिसे हम अभयावरण का नाम देते हैं। उन सभी के माध्यम से किस तरीके से हम अपने शारीरिक रूप से फंगस को दूर कर सकते हैं और मानसिक शुद्धि के लिए भी अलग अलग चीजों को किस तरीके से हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, इस सभी पर आपने हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष, हम सभी के अभिभावक, मार्गदर्शक, हमारे परम स्नेही, परम आदरणीय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर NS भंडारी सर का। सर, आप अपने आशीर्वचनों के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें, हमें सकारात्मक पथ की ओर अग्रसर करें। ओवर टू यू सर। Am I audible? यस सर। ठीक है, धन्यवाद। आज के इस योग के कार्यक्रम में अपने बीच में माननीय प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भी जुड़े, और क्योंकि बहुत व्यस्तता के बीच में, क्योंकि अपने क्षेत्र में वो भ्रमण में है, तब भी उन्होंने अपना स्नेह दिया, तो मैं उनका भी आभारी हूँ। और मेरे जो गुरु जी हैं, बड़े स्नेही अपने प्रोफेसर सुनील जोशी जी,
आपके परिवार में कोरोना से पीड़ित है और आप भी अभी अभी निकले हैं उससे, तो उसके अभी भी माता जी का स्वास्थ्य कमजोर है थोड़ा, उसके बावजूद भी आपने हमको समय दिया और अपने विचारों से, क्योंकि उनके अंदर भी जिज्ञासा रहती है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। और मैं जब भी हरिद्वार में उनके संपर्क में रहा तो आपका सामाजिक और जो अपना जो क्षेत्र है आयुर्वेद, उसमें तो मतलब उसमें तो मेरी ओर से क्या क्या है, वो तो अपने आप में एक पहचान है उनकी। बट उनका जो स्वभाव है सरल, तो वो बड़े कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हमारे बीच में आकर के हम लोगों को एक प्रकार से प्रेरणा दी है। तो मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर, और आगे भी आपका इस विश्वविद्यालय को, इस योग डिपार्टमेंट को आपका स्नेह मिलता रहेगा। और इसके अतिरिक्त आज के इस कार्यक्रम में जो अभी अपने रामनगर से जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पतनोट के अपने पांडे जी हैं, उन्होंने जो यहाँ पे विषय रखा, इसके अतिरिक्त भी जो भी उसमें अन्य जो अतिथि जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हेमचंद पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र अपोला या अन्य जितने भी विशिष्ट अन्य जो अतिथि लोग इस कार्यक्रम को एक अपनी भावनाओं के साथ जुड़ रहे हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के नाते और विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको इसके लिए हार्दिक आपका स्नेह कि आप हमेशा लोगों के साथ ये व्यवहार बनाए रखें। जहां तक प्रश्न ये है, तो मेरा मानना है, क्योंकि हम आध्यात्म के क्षेत्र, जिसको हम अपने प्रदेश में जिसे कहते हैं ना, जितने शंकर उतने कंकर, तो ये आध्यात्मिक भूमि है। तो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये मानना है, क्योंकि जो ये सुमन सिंह जीना विश्वविद्यालय बना है, इसके मूल में मैं इसको यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि एक योग के केंद्र के रूप में और एक आध्यात्म के केंद्र के रूप में, क्योंकि विश्वविद्यालयों की अलग अलग पहचान होती है, तो एक पहचान के रूप में, योग साधना के केंद्र के रूप में हम यहाँ पे एक नई तरीके की पहचान बनाए अपनी। तो इसके लिए हम एक इरादे के साथ जुटे हुए हैं और आगे मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसमें सफल रहेंगे। और जहां तक प्रश्न अभी, क्योंकि जब विद्वान वक्ता के रूप में अपने विचारों के साथ जो इसके ज्ञाता है, ब्रह्मज्ञ हैं, जो इसको जानते हैं, अपने प्रोफेसर सुनील जोशी जी, उनके कहने के बाद बहुत सारी चीजें बचती नहीं है हमको कहने के लिए, पर उसके बावजूद भी, क्योंकि आज के समय में योग और निरोग दो शब्दों का, क्योंकि निरोग जब हम बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि योग की कल्पना करें या योग को आत्मसात करने का प्रयास करें। तो अगर हम देखें साधारण शब्दों में, जैसे हम जैसे लोगों के लिए, कि योग के 3 आयाम हैं, एक तो रहता है फिजिकल, एक मेंटल और एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, तीनों का जो वो है सम्मिश्रण, वो योग है। तो अगर आज तक तो जब हम योग को मानते थे कि हम आध्यात्मिक पक्ष या मानसिक पक्ष को ही उसको प्रभावी मानते थे, 2020 और 21 ने पहली बार वैश्विक तौर से और हमारे बीच में भी, हमारे अपने हिंदुस्तान में भी ये चीज को उजागर कर दिया है कि इसका जो भौतिक आयाम है, मतलब जो फिजिकल एस्पेक्ट है योग का, उसको जो है अब उसकी जरूरत है। वो आज हमारे मानव समाज की ये डिमांड है कि योग हमको फिजिकल, जो हम कहते हैं कि भौतिक रूप से हमको सुखी रखता है, अगर वो हमको सुखी रखता है तो उसको हमको सिद्ध करने की जरूरत है। मतलब दिस इज द टाइम, वो डिमांड है, टाइम डिमांड है अभी कि हम ये प्रूफ करें, हम ये सिद्ध करें कि हाँ, मतलब योग जो है हमको निरोग रख सकता है, हमारे जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसका, भौतिक जो स्वरूप है, शारीरिक स्वरूप जिसे हम कह सकते हैं, उसको बेहतर रख सकता है। तो इसकी वो आज के समय की मांग है। अगर ये मांग है तो उसको पूरी कौन करेगा? तो उसको पूरा करने का दायित्व जो है वो हम पर है। मतलब जो हम योगाचार्य हैं, योग के जो मर्मज्ञ हैं, जो योग के ज्ञाता हैं, और जो आयुर्वेद और योग दोनों के रूप में अपनी ज्वाला जला रहे, अपनी जो ज्ञान की जो अपनी जो एक प्रकाश को फैला रहे हैं, तो उनकी आज के समय में उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा उनके ऊपर एक ये आ चुका है आज के समय में डिमांड के अनुसार कि आप हम सिद्ध करें कि हमारा योग जो है हमको निरोग रख सकता है। विशेष करके जैसे अभी सम्मानित जोशी जी ने, प्रोफेसर सुनील जोशी जी ने बताया कि पोस्ट कोविड जो पीरियड है, क्योंकि उसके जो वो पीरियड है, कभी कभी लोगों को ये दिखने में आ रहा है कि 6 महीने तक लग जा रहे हैं उस मतलब ट्रॉमा से बाहर आने में, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, 6 महीने तक वो लोग नॉर्मल नहीं आ पा रहे। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो पोस्ट कोविड है वो एलोपैथी में बहुत सक्षम नहीं है, लेकिन अगर हम आयुर्वेद और योग से इसमें काम करें
और यो हमारे जो योगाचार्य प्रशिक्षक जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आज के दिन ये ड्यूटी है, या उनका कर्तव्य बन गया है अब तो, कि हम जिस योग की आज तक कल्पना करते आए हैं हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में, वो अब हमको अपने आप में दिखाना है कि हाँ, हम इसके योग्य हैं। और ये सिद्ध करना, ये हमारे और आपके जो योगाचार्य हैं, योग के जितने विभाग हैं, या देश में जितने केंद्र कार्य कर रहे हैं, ये उनका आज के दिन दायित्व आ गया है कि वो उसको आगे सिद्ध करें। और जहां तक जो पूरा इसमें परिवार जुड़ा हुआ है योग के प्रति, जो समर्पित है, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं शुरू से भी जुड़ा रहा हूँ। मेरे साथ एक बार जब मैं एमएससी कर रहा था 1982 में, तब पीजी के दौरान ही थोड़ा सा शारीरिक मुझे दिक्कत आई थी। तब पिथौरागढ़ में एक प्रसिद्ध एलोपैथिक डॉक्टर थे, डॉक्टर नवीन चंद पाठक। तो उन्होंने मुझे एलोपैथी की 3-4 महीने तक दवाइयां दी, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। तो क्योंकि जो उनकी जो मैडम जो हमारी विभागाध्यक्ष थी उस समय, कार्बनिक रसायन की, तो वो हमारी हेड थी, तो मेरा पारिवारिक भी थोड़ा परिचय था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे एलोपैथी छोड़ करके योग सिखाया, योगासन सिखाए। और आपको ताजुब होगा कि जो मैं एक प्रकार से निराश सा था उस समय जीवन से, तो मैं योग के माध्यम से ठीक हुआ था 1982 के बाद से। मतलब वो परम श्रद्धेय, और मैं उनको नमन करता हूँ। आज वो है नहीं, वो देहावसान हो गया है उनका। तो लेकिन उन्होंने जो तब मेरे को ये जो रास्ता दिखाया था, वही रास्ता वो है कि आज तक मुझे इसके प्रति लगाव है। और मैं इसको हमेशा पहले योगासन ही करता था, उसके बाद अभी जो इसमें जो रामदेव जी के बाद से जो जो अनुलोम विलोम ये प्रक्रियाएं हैं, तो मेरा भी मानना है कि ये एक सार्थक और नियमित पद्धति है कि जो हमको निरोग रख सकती है। तो मेरा आज के इस अवसर पर विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से जितने भी सम्मानित जुड़े हुए हैं, मैंने जैसे आपसे सभी से ये निवेदन किया हुआ है, अब हमारे ऊपर एक कर्तव्य आन पड़ा है। ये कोविड ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व दे दिया है, क्योंकि हमारे देश ने, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून को 2014 में योग दिवस के रूप में विश्व में स्थापित कर दिया। दिवस क्यों मनाते हैं? कई सारे दिवस होते हैं, ये आप जानते हैं। तो दिवस मनाने के पीछे हेतु ये रहता है, हमको ज्ञात है, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ बनने लग गए हैं, उससे दूर जाने लग गए हैं। तो उस एक खास दिन हम दिन भर योग के बारे में चर्चा करते हैं। ये दिवस मनाने का लक्ष्य रहता है, हेतु होता है इसका मनाने का। तो ऐसे समय में कि जब वैश्विक तौर से भी योग को पहचान मिल चुकी है, तो हमारा तो परम कर्तव्य है कि हम और आप मिलकर के बेहतर तरीके से इस योग को एक वो स्थान दें जो इसका वास्तविक स्थान है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, और मैं इन्हीं के साथ विशेष करके पुनः अपने माननीय मंत्री जी, जैसा उन्होंने सभी के सामने कहा है कि उनका स्नेह तो रहता ही है, और वो कहते हैं 2-3 दिन बाद फिर जुड़ूंगा इसमें, तो कभी भी जुड़ सकते हैं वो। और इसके अलावा जो बड़े कठिन समय में भी आपने माननीय जोशी जी ने जो समय दिया, आगे भी देते रहेंगे। और कुछ कोर्सेज को भी हमको यहाँ चलाने में, क्योंकि आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ हमारा एमओयू भी हो चुका है, ये भी आप ही का स्नेह है। मैंने जब इनके यहाँ विजिट गया था मैं वहां पे, तो पूरा उनके विश्वविद्यालय में मैंने भ्रमण किया था, तो हमारे बीच में एमओयू भी हो चुका है। तो हम लोग कई चीजें मिलकर कर सकते हैं, जिसकी संभावनाएं हमारे यहाँ पे काफी है। और इसके अतिरिक्त जो भी प्रधानाचार्य पांडे जी, हेम पांडे जी, सुरेंद्र अपोला जी, आप जितने भी और अन्य लोग जुड़े हुए हैं इसमें, सम्मानित लोग, आप सभी का मैं स्नेह और आपके इस सहभागिता के लिए मैं आपका आभारी हूँ, विश्वविद्यालय के परिवार के मुखिया के नाते। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि समय समय पे हम लोग जब भी ऐसे करें, क्योंकि ये क्षेत्र का प्रश्न है, मतलब ये जो 4 जिले हैं पहाड़ के, इसका प्रश्न है। तो इसमें हम एक नए तरीके की सोच विकसित करें नए विश्वविद्यालय के रूप में, तो इसमें आप अपनी भूमिका हमेशा निभाते रहेंगे, और अपनी सहभागिता कर करके उत्साह को, योग विभाग के और विश्वविद्यालय के उत्साह को भी आप बढ़ाते रहेंगे। पुनः मैं आप सभी का एक बार तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। धन्यवाद। ओवर टू मोनिका। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने आशीर्वचनों से हमें मार्गदर्शित कर सभी को गौरवान्वित व अनुग्रहित किया है। सर ने हमें एक बहुत ही अच्छी चीज बताई, जो कि उन्होंने अपने वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण पेश कर हम सभी को ये सिखाया कि जो चीजें हमें सुखी रखती हैं, उन्हें कभी कभी प्रमाण की आवश्यकता होती है। योग आशा की एक किरण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, कार्यक्रम की अध्यक्षता की आपने। आपके ही मार्गदर्शन में हम सभी को
ये सभी कार्य करने का अवसर मिला है। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सभी गणमान्य अतिथियों को आभार व्यक्त हेतु हमारे योग विज्ञान विभाग के मेधावी शोधार्थी विश्वजीत वर्मा सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। विश्वजीत सर, एम आई ऑडिबल टू यू? विश्वजीत वर्मा सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? किसी प्रकार की टेक्निकल असुविधा के कारण सर तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं डॉक्टर नवीन भट्ट सर से, विभागाध्यक्ष योग विभाग से ये निवेदन करना चाहूंगी, सर आप हमारे आज के इस कार्यक्रम के सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त कर हमें अनुग्रहित करें। मैं आज का जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित आओ हम सब योग करें अभियान जो संचालित किया जा रहा है, जिसकी प्रेरणा के मूल में हम सबको लगातार निरंतर रूप से प्रेरित करने वाले आदरणीय प्रातः स्मरणीय शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर NS भंडारी सर, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से और लगातार योग विज्ञान विभाग को सारे भारतवर्ष के योग विभागों के साथ, विश्वविद्यालयों के साथ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज ऑनलाइन वर्चुअल मोड में ये हम सभी जानते हैं कि हमें अनेकानेक प्रकार की टेक्निकल असुविधाओं को फेस करना पड़ता है और हमारे सभी गणमान्य अतिथि अधिकतर जो कि पर्वतीय क्षेत्रों से हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में तो वैसे ही टेक्निकल असुविधा अधिक होती है, तो इसमें ये कोई नया विषय नहीं है। मैं हमारे सभी गणमान्य आवाज आ रही है? यस सर, यस। मैं इस कार्यक्रम के लिए हम सबको प्रेरित करते हुए हम सबके मार्गदर्शक हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर NS भंडारी सर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने व्यस्ततम समय से हम सबको मार्गदर्शित करने का काम किया, लगातार हमारे को प्रेरित करने का काम किया। सर का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही हमारे कार्यक्रम में हमको मुख्य वक्ता के तौर पर और मर्म चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, जिनका न केवल भारतवर्ष के अंदर ही संपूर्ण विश्व में इस चिकित्सा पद्धति के प्रसार के लिए बहुत बड़ा योगदान है, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिला, प्रोफेसर सुनील जोशी सर, माननीय कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप लगातार शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग को एक संरक्षक के नाते अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के अंदर इस समय अनेक प्रकार की आपदाएं, कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी क्षेत्र में लगातार संपर्क करने के बाद भी जिन्होंने हम सबको इस कार्यक्रम के निमित्त शुभकामनाएं प्रेषित करी, हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम में योग के क्षेत्र में जिन्होंने अनेक विशिष्टताओं को धारण किया है, शूलिनी विश्वविद्यालय में डीन के पद को सुशोभित कर रहे प्रोफेसर GD शर्मा सर, प्रोफेसर महेंद्र सिंह सर, प्रोफेसर MC पांडे जी, प्रोफेसर गिरीश पंत जी, प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह सर, डॉक्टर सुरेंद्र धपोला जी, डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जी, सभी लोगों का और जो भी अतिथि हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय में से हम सबको समय दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं
और उसके साथ ही कुछ हमारे मीडिया के बंधु भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हम सबको अपना समय, बहुमूल्य समय प्रदान किया। मैं यह कार्यक्रम जिस उद्देश्य के साथ संचालित किया जा रहा है और माननीय कुलपति प्रोफेसर NS भंडारी सर के मार्गदर्शन में जो संकल्पना उन्होंने हमको दी है, हम निश्चित रूप से सारे भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों के साथ, उनके प्रशिक्षकों के साथ इस कार्यक्रम में भारतवर्ष में जन जागरूकता लाएं और इसका लाभ जन जन तक पहुंचे। आओ हम सब योग करें अभियान, जन जन की पसंद बने, इस दिशा में सब लोग मिलकर कटिबद्ध होकर कार्य करेंगे। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे अतिथियों का, पौड़ी से हमारे श्री गणेश भट्ट जी का, सूरज रावत जी का, डॉक्टर विनोद नौटियाल जी का, सभी लोगों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और अतिथियों ने हमको अपना मार्गदर्शन दिया, हमारे माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर NS भंडारी सर, माननीय मंत्री जी, हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुनील जोशी सर का, प्रोफेसर GD शर्मा सर का एक बार पुनश्च दिल की गहराइयों से बारंबार प्रणाम करता हूं कि सर ने अपना हमें समय प्रदान किया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को धन्यवाद एवं प्रणाम। आप समय समय पर हमें, हमारे विभाग को मार्गदर्शित करते रहें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर आयोजन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कार्यक्रम की अगली कड़ी में समापन भाषण के लिए मैं एक बार फिर से हमारे विभागाध्यक्ष योग विभाग डॉक्टर नवीन भट्ट सर से निवेदन करना चाहूंगी। सर, आप समापन भाषण में हम सभी को किस तरीके से हम एक माह के शिविर में कर सकते हैं, वे अपने आप को आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। मार्गदर्शित करें सर, ओवर टू यू। जितने भी प्रशिक्षक हमारे इस अभियान में जुटे हैं, इस कार्यक्रम के बाद मेरा फिर से, कल हमने बैठकों के माध्यम से लगातार सबको सूचना पहुंचाई है कि हमारे जो लाइव प्रशिक्षण चल रहा है, हम निरंतरता के साथ, नियमितता के साथ अपने इस अभियान में जुटे। कल से योग विज्ञान विभाग के फेसबुक पेज पर विश्व भर के योग के विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित हो रहे हैं, उनका लाभ लें और समाज को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करें। मेरा प्रशिक्षकों से निवेदन है कि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी के द्वारा हम पर गहरा विश्वास व्यक्त किया गया है, माननीय मंत्री जी का भी हमारे ऊपर गहरा विश्वास है और योग के अनेक विद्वान जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं पूरे भारतवर्ष से, उन लोगों का यह विश्वास है कि यह योग के साधक निश्चित रूप से समाज को लाभान्वित करने का काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरी गहराई के साथ, पूरी गंभीरता के साथ हम इस अभियान का हिस्सा बनते हुए समाज को प्रेरित करें, लोगों को लाभ पहुंचाएं। समय समय पर जो भी सूचनाएं होंगी आपका व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सूचनाएं प्रेषित करा दी जाएंगी और किस प्रकार से योगासन प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है, सोशल जो हमारा फेसबुक का पेज है, उस फेसबुक के पेज पर हम सब लोग लाइक करें, लोगों को प्रेरित करें, सब्सक्राइब करने को कहें और यह अभियान का लाभ समाज के जन जन तक पहुंचे। इसमें विश्व भर के अनेकों योग के विशेषज्ञ आज जो विदेशों में भारत की पताका को फहरा रहे हैं, उनके भी व्याख्यान आयोजित होने हैं, प्रयोगात्मक सत्रों का संचालन होना है। तो मेरा प्रशिक्षकों से निवेदन है कि सुबह शाम अपनी कक्षाएं लेने के पश्चात दिन भर योग विज्ञान विभाग के फेसबुक पेज पर उसका लाभ लेकर उस पर अपने विकास के लिए उसका उपयोग करें, समाज के विकास के लिए उपयोग करें। और मुझे आशा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारा यह अभियान
संपूर्ण भारतवर्ष के अनेकों विश्वविद्यालय हमारे साथ जुड़कर उनके प्रशिक्षकों ने एक साथ मिलकर एक मन से सगच्छध्वम संपदत्वम संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, इस भाव को लेकर हम साथ साथ मिलकर किसी विचार को करें, उसको क्रियान्वित रूप में ढालें। और निश्चित रूप से जब सबके मन एक होते हैं तो भारतवर्ष सबल होगा, भारतवर्ष समृद्ध होगा, भारतवर्ष स्वस्थ होगा, ऐसा विश्वविद्यालय का मानना है। मैं सभी प्रशिक्षकों से निवेदन है कि हम अपने कार्य की गंभीरता को समझते हुए, जैसा कि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी के द्वारा कहा गया है कि हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समय आई है, समाज को देखते हुए, पूरे भारतवर्ष को देखते हुए, पूरे विश्व को देखते हुए योग के लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और इस समय भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक विश्वविद्यालय के योग विभागों को समाज के लिए, पूरे देश के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए, कोरोना को मात दिलाने के लिए इस अभियान से जुड़ें। और निश्चित रूप से जब देश के प्रत्येक व्यक्ति इस अभियान की महत्ता को समझेगा, योग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य अंग बनाएगा, निश्चित रूप से हमारा देश समृद्ध होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारा देश सबल होगा। और एक बार पुनः भारत माता फिर से विश्व गुरु के पद को सुशोभित करते हुए एक बार पुनः अपने वैभव को गुंजायमान कर सकेगी। मेरा समय समय पर हम जो भी बैठकें करेंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप से आपको सूचनाएं प्रेषित कर दी जाएगी। मेरा प्रशिक्षकों से निवेदन है कि आज कई लोगों ने तो आज प्रातः काल से ही अपनी कक्षाओं का संचालन प्रारंभ कर दिया है और आज सायं जिनकी कक्षाएं हैं वो अपना संचालन कर रहे हैं। कल से नियमित रूप से हम इस अभियान का हिस्सा बनकर एक महीना पूरी गहन साधना के साथ समाज को लाभ पहुंचाने का प्रयास करें, ऐसा मेरा सब प्रशिक्षकों से निवेदन है, उनसे आह्वान है कि हम सब लोग इस अभियान की गंभीरता को समझते हुए समाज के लिए काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शन के हम सदैव ही अभिलाषी रहेंगे एवं समय समय पर आपके मार्गदर्शन के लिए हम आपकी सहायता के अभिलाषी रहेंगे। आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम कोरोना को मात योग के साथ आओ हम सब योग करें एक निस्वार्थपरता के कार्यक्रम में सभी का स्वागत, अभिनंदन और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रयासों से सभी योग शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों, गणमान्य अतिथियों, सभी विद्यार्थी गणों, सभी के माध्यम से हमारा आज का ये आयोजन सफल हो पाया है। हम ऐसी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा पूर्ण एक माह का ये योग क्रांति, ये योग यज्ञ पूर्ण होगा। आप सभी में इसके माध्यम से नए नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आप में आत्मविश्वास जगेगा, आप अपने आत्मसम्मान को जगाएंगे, आप अपने आत्म संप्रत्यय को समझ पाएंगे। इस कोविड पैंडेमिक के दौरान किस तरीके से आप स्ट्रेस से लोगों को दूर रखेंगे, ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से आप जन जन तक इस विचार को पहुंचाएंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हौसला और घोंसला दोनों को मत छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। हम अपनी इस कार्यक्रम को समापन के लिए हमारे विभागाध्यक्ष सर से अनुमति चाहते हैं। ठीक। ओके सर। तो सभी कल्याण मंत्र करेंगे। कल्याण मंत्र के साथ ही हम आज के कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी आगे भी हमारा इसी प्रकार से साथ देते रहेंगे। इसी भाव के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। ओम शांति। समाप्ति।